हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रुप नंबर 15 जिसमें नाइट्रोजन खत्म कर चुके हैं एंड फास्फोरस के बारे में अब हम लोगों को बात करनी है। फास्फोरस का एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम लोग फास्फोरस हैलाइड एंड उसके ऑक्सो एसिड के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों टॉपिक वैसे देखा जाए तो थियोरेटिकल है, इसमें बहुत कुछ याद रखना है आपको। ओके, हम उसके डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। आपको उसमें नोट डाउन करना होगा और बार बार रिवाइंड करके इसे याद करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म आप लोगों को पता है। कौन से है बेटा? ग्रेफाइट है, देन आफ्टर डायमंड है एंड फुलेरिन। तो ऐसे ही जो सल्फर में एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं वैसे ही यहां पर फास्फोरस के अंदर भी एलोट्रोपिक फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब एलोट्रोपिक फॉर्म कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। एक होता है व्हाइट फास्फोरस, दूसरा होता है रेड एंड तीसरा होता है ब्लैक। तो व्हाइट, रेड एंड ब्लैक ये तीन टाइप के फास्फोरस है। तीनों फास्फोरस को बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है? तो देखो, इन जनरल में बात करूं तो व्हाइट फास्फोरस सबसे हाईली रिएक्टिव है। तीनों फास्फोरस में सबसे हाईली रिएक्टिव कोई फास्फोरस है तो कौन सा है? व्हाइट फास्फोरस। सेकंड नंबर पे आएगा थोड़ा सा कम रिएक्टिव, वो है रेड फास्फोरस। एंड सबसे लेस रिएक्टिव दैट इज अ ब्लैक फास्फोरस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। चलिए, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, मींस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो। ओके, 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम लोग शूडो जैसी चीजें हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, शूडो चीजें देख सकते हैं यदि वो बीच में उसका लेयर है तो उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। ये व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर इसको डाला जाए तो ये सॉल्युबल नहीं होता है, बट सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन के अंदर। सो सॉल्युबल इन CH2, ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्हाइट फास्फोरस CH2 मींस कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। ग्लो इन अ डार्क एरिया, यदि आप लोग कोई एक डार्क प्लेस ले लो जिसमें कोई लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, या नॉर्मल हम जो बल्ब की लाइट करते हैं वो भी नहीं है, एकदम सा डार्क एरिया है, वहां पर आपने व्हाइट फास्फोरस रख दिया है तो वहां पर ग्लो करेगा वो। मींस आपको शाइन दिखेगी उसकी सरफेस, तो शाइनिंग से आप उसके नजदीक भी जा सकते हो। कहने का मेरा मतलब है कि ये डार्क प्लेस के अंदर शाइन करता है, ये ग्लो करता है। दूसरी चीज, आप एनवायरमेंट में ओपन नहीं रख सकते इसे। यदि एनवायरमेंट में ओपन रख लिया तो व्हाइट फास्फोरस इज अ हाईली रिएक्टिव फास्फोरस एंड हाईली रिएक्टिव फास्फोरस होने से होता क्या है? एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट करने जाता है एंड फास्फोरस का ऑक्साइड बना लेता है। तो वो फास्फोरस को मींस व्हाइट फास्फोरस को हम ओपन एनवायरमेंट में खुला नहीं रख सकते हैं। यदि रख लिया तो उसका क्या हो जाएगा? कंबशन हो जाएगा एंड ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग उसको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। वैसे भी हम जानते हैं कि वो वाटर के अंदर कैसा है? इनसॉल्युबल। इसीलिए व्हाइट फास्फोरस का स्टोरिंग होता है वाटर के अंदर। तो वाटर में हम लोग व्हाइट फास्फोरस को स्टोर कर सकते हैं। चलिए, अब व्हाइट फास्फोरस हम लोग जानते हैं NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाटर। ये तीनों को आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो क्या मिलता है? PH3 फॉस्फीन। PH3 को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फीन बोलते हैं। एंड फॉस्फीन बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, वेरी वेरी पॉइजन। ओके, तो पॉइजनस गैस है ये फॉस्फीन। एंड NaH2PO2 मिलता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। देखो, ये चीज आपको याद रखनी होगी। ये रिएक्शन जो है वो बहुत यूजफुल रिएक्शन है। आगे भी और एक बार इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। तो फास्फोरस में NaOH डालो, पानी डालो तो PH3 मिलता है एंड NaH2PO2 मिलता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं इसे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेस के साथ फास्फोरस का रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट देता है। अब हम जानते हैं कि व्हाइट फास्फोरस तो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होता है वो कैसा होता है बेटा? लेस स्टेबल होता है।
लेस स्टेबल, वो स्टेबल नहीं मानेंगे क्योंकि हाईली रिएक्टिव बोलते हैं हम लोग, मोर रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑल्सो। देखो हाई टेम्परेचर पे तो ये रिएक्टिव होता ही है, बट नॉर्मल कंडीशन मींस रूम टेम्परेचर ले लो, तो रूम टेम्परेचर पे भी व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। तो ध्यान रखना, लेस स्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव है ये। बिकॉज अब बात ये है कि हाईली रिएक्टिव क्यों है ये? हाईली रिएक्टिव इसलिए है बिकॉज एंगुलर स्ट्रेन इन द P4 मॉलिक्यूल वेयर द एंगल आर ओनली 60 डिग्री। यहां पर आप देखोगे तो हर दो फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। इन 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में हाई रिपल्शन होता है। हाई रिपल्शन होता है जिससे हम बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं? एंगुलर स्ट्रेन। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो ये फॉस्फोरस की p ऑर्बिटल और ये फॉस्फोरस की p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाती है, लेकिन ये प्रॉपरली p ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर अच्छे से ओवरलैप नहीं कर रही। आप देख सकते हो बॉन्ड किस तरह से है। बॉन्ड एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था? स्ट्रेट, जिसकी जगह यहां पर कैसा बॉन्ड है? देखो थोड़ा सा बेंड है, तो यहां पर ऐसे यहां पर भी होगा, यहां पर दूसरी p ऑर्बिटल आएगी, ये दूसरी p ऑर्बिटल आएगी, तो हुआ क्या? यहां पर भी ओवरलैप हुआ, यहां पर भी ओवरलैप हुआ और इसी वजह से यहां पर भी ये 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो p ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ प्रॉपरली ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से बॉन्ड इतना स्ट्रेंथफुल नहीं बनता। दूसरी चीज, यहां पर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होने की वजह से एंगल स्ट्रेन मिलता है, एंड एंगल स्ट्रेन मिलता है इसीलिए ये कैसा होता है? मोर रिएक्टिव होता है। ये एनवायरनमेंट में ओपन भी रख लोगे तो उसके साथ उसका कंबशन हो जाएगा एंड ऑक्साइड बना लेगा। तो यहां पर एक रिएक्शन लिखा मैंने, देख सकते हो, P4 एयर मींस ऑक्सीजन एंड P4O10। तो एयर है लेकिन एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन ही P4 के साथ रिएक्शन करता है और इसी वजह से यहां पर क्या बन रहा है? P4O10। अंडरस्टूड? तो एयर में आप ओपन इसे नहीं रख सकते। तो बहुत हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको कंबाइन करके हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में याद रखें तो क्या याद रखेंगे? फॉस्फोरस NaOH एंड वाटर PH3 एंड NaH2PO2 देता है। ये वाटर इनसॉल्युबल है, CS2 में सॉल्युबल है, पानी में इसको स्टोर किया जाता है एंड हाईली रिएक्टिव है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से 60 डिग्री एंगल होने की वजह से एंगल स्ट्रेन ज्यादा है एंड हाईली रिएक्टिव है, इसलिए लेस स्टेबल है। बस इतना सा कंक्लूजन है, ये याद रखो। देन आफ्टर रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस कैसे फॉर्म होता है? तो जो पहला फॉर्मेशन है व्हाइट में से ही रेड बनाया जाता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस ले लो आप, P4, व्हाइट P4, 573 केल्विन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सम डेज के लिए रख लो आप। 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फॉस्फोरस को थोड़े दिनों के लिए, सेवरल डेज के लिए आप छोड़ दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाइट फॉस्फोरस से ही हम क्या बना रहे हैं? रेड फॉस्फोरस बना रहे हैं। दूसरी चीज, रेड फॉस्फोरस को ले लो, हाई प्रेशर पे हीट करते जाओ। रेड फॉस्फोरस को एक ट्यूब में डालो एंड हाई प्रेशर पे उसे हीट करते जाओ तो अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा। तो डिफरेंट फेजेस के आपको ब्लैक फॉस्फोरस एक सीरीज में मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ अ ब्लैक फॉस्फोरस। तो फेजेस की सीरीज मिलेगी, कौन से फॉस्फोरस की? ब्लैक फॉस्फोरस की। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस सम डेज के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में 573 केल्विन के लिए रख लो तो वो बनेगा रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस को इससे और ज्यादा टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे गर्म करो तो अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस हमको यहां पर मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेड फॉस्फोरस पजेस द आयरन ग्रे लस्टर। कैसा दिखता है ये? आयरन ग्रे लस्टर जैसा। बहुत आसान भाषा में बताऊं आप लोगों को तो आयरन के ऊपर जब
कोरोजन हो जाता है आयरन का, तो रस्ट लगता है ना, तो रस्ट जिस कलर का दिखता है एग्जैक्टली ये फास्फोरस रेड जो होता है वो वही कलर का दिखता है। तो रस्ट का कलर आयरन के ऊपर जो लगता है वो एंड रेड फास्फोरस दोनों सेम दिखते हैं। ऑर्डरलेस एंड नॉन पॉइजनस है। तो डिफरेंस इस क्या है, यहां पर आप देखो तो ये कैसा था, पॉइजनस था, जबकि ये कैसा है, नॉन पॉइजनस है। तो रेड फास्फोरस नॉन पॉइजनस है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CS2 बोथ। यहां पर क्या था, वाटर में इनसॉल्युबल था बट CS2 में ये सॉल्युबल था। तो व्हाइट फास्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल है बट कार्बन डाइसल्फाइड में तो सॉल्युबल है। जबकि रेड फास्फोरस की बात करें तो वाटर हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो, दोनों में ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। डज नॉट ग्लो इन अ डार्क प्लेस। डार्क एरिया जो होता है उसके अंदर ये ग्लो नहीं करता। हमने बताया था कि व्हाइट फास्फोरस को आप लोग डार्क प्लेस पे रख लो तो वहां पर शाइन करेगा, ग्लो करेगा, जबकि यहां पर इसे आप डार्क प्लेस में रखोगे तो कोई शाइनिंग या ग्लो नहीं देखने को मिलता। रेड फास्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस की कंपेयर में बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है सबको? देखो बेटा ध्यान से, रेड फास्फोरस की कंपेयर में व्हाइट फास्फोरस बहुत हाईली रिएक्टिव था, तो व्हाइट फास्फोरस की कंपेयर में रेड फास्फोरस मच लेस रिएक्टिव है। अब दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। आप देखो तो यहां पर P4 में फास्फोरस एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। एवरी फास्फोरस फॉर्म अ 3 बॉन्ड एंड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप? टेट्राहेड्रल शेप ये बनाता है। जबकि यहां पर हम बात करें तो फास्फोरस में, यहां पर हम बात करें तो फास्फोरस के अंदर बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया एंड दोनों इंडिविजुअल नए यूनिट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और एक चेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। कैसा? चेन जैसा। ये दोनों में फर्क समझो। दो फास्फोरस में यहां पर बीच में जो बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। दोनों फास्फोरस इंडिविजुअली एक नए यूनिट के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, नए यूनिट के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं इसे टेट्राहेड्रल लिंक्ड टुगेदर। ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रहे हैं एंड इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो देखो दोनों में फर्क बहुत है। ये डार्क प्लेस पे रेड फास्फोरस डार्क एरिया के अंदर ग्लो नहीं करता, शाइन नहीं करता, वाटर में इनसॉल्युबल, CS2 में इनसॉल्युबल है एंड ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि ये तो सिर्फ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये P4 के इनफाइनाइट टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेता है। ये जो है वो लेस रिएक्टिव है, जबकि व्हाइट फास्फोरस ये हाईली रिएक्टिव है। इसे ओपन एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते, वाटर में स्टोर करना पड़ता है। इसे ओपन एनवायरनमेंट में रख सकते हो, वाटर में स्टोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो दोनों में डिफरेंस दिखाते हैं। अब बात करनी है हम लोगों को ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ब्लैक फास्फोरस इट हैज अ 2 फॉर्म। ब्लैक फास्फोरस के 2 फॉर्म है। एक फॉर्म को बोलते हैं हम लोग अल्फा ब्लैक फास्फोरस, जबकि दूसरे फॉर्म को बोलते हैं हम लोग बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो वी हैव अ 2 फॉर्म, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस है वो सील्ड ट्यूब के अंदर 803 केल्विन पे गर्म करो। एक ट्यूब ले लो, सील्ड कर दो दोनों तरफ से, उसके अंदर रेड फास्फोरस डाल दो एंड 803 केल्विन पे इसे गर्म करो। अल्फा ब्लैक फास्फोरस हमको दिखता है। कौन सा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस के 2 फॉर्म हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा। अल्फा किस में से बनता है? नजदीक वाले में से। नजदीक वाले में मींस ये व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। तो रेड में से पहले अल्फा बनेगा, व्हाइट में से हम बीटा ब्लैक फास्फोरस बनाएंगे। एक चीज और देखो, व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे क्या मिलता था? रेड फास्फोरस। मैंने बोला था रेड फास्फोरस को हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर देके गर्म करो तो सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। तो कौन सा ब्लैक फास्फोरस रेड फास्फोरस में मिलता है? अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ये कितना टेम्परेचर? 573, जबकि यहां पर कितना टेम्परेचर? 803।
तो यहां पर 803 केल्विन टेम्परेचर सील्ड ट्यूब के अंदर रेड फास्फोरस को गर्म करो तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस आपको दिखेंगे। ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस है, इट्स सब्लिम्ड इन एयर, दैट मींस इसका सब्लिमेशन हो सकता है एयर के अंदर। अल्फा ब्लैक फास्फोरस होता है सॉलिड, जब उसे आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या होगा, एयर के अंदर उसका सब्लिमेशन हो जाएगा। सब्लिमेशन का मतलब तो आपको समझ होगा ही, सब्लिमेशन होना मींस सॉलिड डायरेक्टली गर्म करने से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो है वो किसमें सब्लिमेशन हो जाएगा, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सब्लिम्ड इन एयर होता है उसके बाद ये मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल करके दो टाइप के क्रिस्टल भी बना सकते हैं। तो जैसे ही वो गैस बन गया, उस गैस को कलेक्ट करो एंड फिर यदि सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल टाइप के दो क्रिस्टल मिलेंगे। अब ये मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल क्या है तो अभी नहीं समझ में आएगा, हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि रोम्बोहेड्रल क्या होता है एंड मोनोक्लिनिक क्या होता है। दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिलता है। देन अल्फा ब्लैक फास्फोरस डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, अंडरस्टूड। जैसे रेड फास्फोरस कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या बोल सकते हैं कि ओपन एयर के अंदर उसे स्टोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिमिलरली अल्फा ब्लैक फास्फोरस को भी आप ओपन एयर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन एयर। तो याद रखो बेटा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर में अपने आप। देन आफ्टर व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर देके 473 केल्विन पे गर्म करो, बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस बना सकता है, एंड यही व्हाइट फास्फोरस कौन सी कंडीशन है, 473 केल्विन, मींस यहां पर जो दिया है उससे कम टेम्परेचर लेकिन हाई प्रेशर लेके आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। तो व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा फास्फोरस है जिसमें से हम डायरेक्टली रेड फास्फोरस बना सकते हैं, रेड फास्फोरस में से हम लोग अल्फा ब्लैक फास्फोरस बना सकते हैं, जबकि व्हाइट फास्फोरस में से बीटा ब्लैक फास्फोरस भी बना सकते हैं। बीटा ब्लैक फास्फोरस इज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन टेम्परेचर, और बीटा ब्लैक फास्फोरस को आप 673 केल्विन पर गर्म करोगे ओपन एयर में तो उसका बर्न नहीं होता, उसका कंबशन नहीं होता। तो तीन चीजें याद रखो, रेड फास्फोरस को आप ओपन एयर में रख सकते हो, देन आफ्टर आप अल्फा ब्लैक फास्फोरस को ओपन एयर में रख सकते हो क्योंकि एयर के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस को भी आप ओपन एयर में रख सकते हो क्योंकि 673 केल्विन तक उसका बर्निंग नहीं होता है। अंडरस्टूड। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है, व्हाइट फास्फोरस सबसे हाईली रिएक्टिव है, उसे स्टोर पानी में किया जाता है। हाईली रिएक्टिव क्यों है, एंगल स्ट्रेन की वजह से जो 60 डिग्री पे मिलता है हम लोगों को, एंड ये CS2 में डिसॉल्व होता है जबकि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अंडरस्टूड। बाकी के पॉइंट बहुत आसान है, आप समझ सकते हो, इसे रिवाइंड करके आप एक बार और देखोगे तो क्लियर चीजें हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप नोट करिए, फिर हमको और एक थियरी समझनी है। एलोट्रोप के बाद अब देखना है हम लोगों को फॉस्फिन, फॉस्फिन की प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी एंड लास्ट में यूजेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक आपको थियरी के तौर पे खास करके GSEB एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करना है इसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन फॉस्फिन किस तरह से बनता है। फॉस्फिन होता है PH3। अब इसे कैसे बना सकते हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले लेना है कैल्शियम फॉस्फाइड, वाटर के साथ रिएक्शन करो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है एंड फॉस्फिन यहां पर मिल जाता है। सिमिलरली कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करो तो यहां पर OH- था जो कैल्शियम प्लस के साथ जाता था, यहां पर भी कैल्शियम पॉजिटिव आयन है +2 के फॉर्म में दोनों में, और यहां पर क्लोरीन उसके साथ जाएगा तो CaCl2
एंड फॉस्फरस एंड हाइड्रोजन टुगेदर रिलीज्ड फॉस्फिन। तो फॉस्फिन बनाने के लिए कैल्शियम फॉस्फाइड का वाटर के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो। अंडरस्टूड? क्या किया हमने, Ca3P2 ले लिया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड PH3 मिला। Ca3P2 ले लिया, उसके साथ उसका HCl के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फिन मिला। एक और तरीका है, लेबोरेटरी के अंदर हम बना सकते हैं, और ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। लास्ट जब हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के आगे हमने देखा था एलोट्रॉप्स, उसमें मैंने व्हाइट फॉस्फोरस का एक रिएक्शन लिखा था बेस एंड वाटर के साथ। तो सेम है, व्हाइट फॉस्फोरस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वाटर, ये तीनों का रिएक्शन जब करते हैं तो फॉस्फिन मिलता है PH3 के फॉर्म में, एंड NaH2PO2 जिसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, याद रखना सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलता है। तो फॉस्फिन मिला एंड NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट यहां पर मिल रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो टोटल 3 मेथड है फॉस्फिन को बनाने की। एक हम लोग कैल्शियम के कंपाउंड में से बना सकते हैं वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, उसमें 2 रिएक्शन वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड तीसरा है हमारा P4NaOH एंड वाटर, उसके साथ भी PH3 बना सकते हैं। अब कुछ इंप्योरिटीज भी होती है इसके साथ साथ, उस इंप्योरिटीज को कैसे रिलीज कर सकते हैं? तो इन प्योर स्टेट नॉन इंफ्लेमेबल होता है PH3, यदि प्योर स्टेट में है तो इंफ्लेमेबल नहीं होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 और वेपर फेज ऑफ P4, ध्यान रखना P2H4 की प्रेजेंस है या वेपर P4 की प्रेजेंस है, वेपर स्टेट में फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो वो इन्फ्लेमेबल होता है उसमें। तो ध्यान रखना कब नॉन इन्फ्लेमेबल है और कब इन्फ्लेमेबल है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। जनरली प्योर स्टेट में वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन यदि P2H4 की प्रेजेंस है या फिर यहां पर P4 वेपर स्टेट में प्रेजेंस है तो वो इन्फ्लेमेबल होता है। अब यदि मान के चलो PH3 के साथ कुछ इंप्योरिटीज है, उस इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, तो टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इंप्योरिटीज में से इसे प्योर करने के लिए क्या करते हैं, इट इज एब्सॉर्ब्ड इन HI टू फॉर्म PH4I। हम क्या करेंगे बेटा, इसे एब्सॉर्ब करवा लेंगे। कहां पर एब्सॉर्ब करवा लेंगे? HI के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक HI का वैसल लेंगे, HI उसमें डालेंगे एंड PH3 इंप्योरिटीज के साथ उसमें डालेंगे। तो इंप्योरिटीज जो है उसके साथ साथ PH3 भी है, तो PH3 एब्सॉर्ब हो जाएगा किसमें, HI में, विथ ट्रीटेड विद द KOH गिव फॉस्फिन अगेन। तो क्या किया हम लोगों ने, फॉस्फिन को वापस लाना है। देखो मेरे पास इंप्योरिटीज भी है, मेरे पास फॉस्फिन भी है, दोनों को मुझे सेपरेट करने के लिए दोनों को कहां डाला गया, HI में। HI के साथ सिर्फ कौन एब्सॉर्ब होगा, PH3। PH3 एब्सॉर्ब होगा HI के साथ तो क्या बनाएगा, PH4I। PH3 प्लस HI ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, PH4I बनाएंगे। फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं उसे। जैसे NH4Cl है तो अमोनियम क्लोराइड, NH4I है तो अमोनियम आयोडाइड, एग्जैक्टली लाइक दैट PH4I है, फॉस्फोनियम आयोडाइड बोलते हैं उसे। तो ये फॉस्फोनियम आयोडाइड को किसके साथ ट्रीट करना है, KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो फॉस्फिन मिलेगा। तो देखो फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो Ki मिल गया, इसका I इसका K, Ki दे देता है, यहां से OH, यहां से एक H प्लस चला जाएगा, वाटर दे देगा एंड रिमेनिंग PH3 हमको मिल जाएगा। ये PH3 जो मिल रहा है वो प्योर PH3 होता है। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि HI में एब्सॉर्ब करने के बाद KOH के साथ रिएक्शन करके जो PH3 आता है वो इन्फ्लेमेबल है कि नॉन इन्फ्लेमेबल, तो आंसर होना चाहिए नॉन इन्फ्लेमेबल, क्योंकि वो प्योर स्टेट में कैसा होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। क्लियर? चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। कलरलेस गैस है विथ रोटन फिश स्मेल। रोटन फिश स्मेल मीन्स बहुत ही बेकार सी स्मेल है, जैसे कि कोई भी फिश बिगड़ गई है तो उसमें से जो गंदी स्मेल आती है उसके जैसी PH3 की स्मेल है। हाईली पॉइजनस है,
बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट से ज्यादा पीपीएम में चला जाए, बोल रहा हूं पीपीएम में चला जाए, तो भी बंदे की डेथ हो सकती है। जो ह्यूमन है उसकी डेथ हो सकती है, मींस हाईली पॉइजनस है। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड ब्रोमीन वेपर। समझ में आ रहा है? यदि आपने इसको डायरेक्टली कांटेक्ट में ला दिया, किसके कांटेक्ट में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड Br2 की वेपर के साथ फॉस्फिन के थोड़े बहुत भी ट्रेसेस कांटेक्ट में आ गए तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, मींस एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। फॉस्फिन वाटर में सॉल्युबल है, pH3 एक्वायस, वाटर में सॉल्युबल होने के बाद फॉस्फिन एक्वायस सॉल्यूशन बनाएगा। तो pH3 एक्वायस इज डीकंपोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में ये pH3 किसमें कन्वर्ट होता है? दो चीजों में, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। रेड फॉस्फोरस दे देगा एंड हाइड्रोजन। तो pH3 कैन डीकंपोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट अकेला pH3 गैसियस स्टेट में डीकंपोज नहीं होता। Aqueous solution of pH3 is decomposed in presence of light giving red phosphorus and hydrogen। तो वो रेड फॉस्फोरस भी देगा एंड हाइड्रोजन भी देगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन हमें यहां पर मिलते हैं जब pH3 के एक्वायस सॉल्यूशन को लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाए। देन कॉपर सल्फेट के साथ pH3 रिएक्ट करके कॉपर के फॉस्फाइड या मर्क्यूरी के फॉस्फाइड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ देता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि समझना, फॉस्फिन का रिएक्शन रिलेटेड कोई सॉल्ट के साथ किया जाए तो उसके वो फॉस्फाइड देगा एंड एसिड दे देगा। समझो, कॉपर सल्फेट फॉस्फिन के साथ रिएक्शन करेगा तो Cu3P2 क्यूप्रस फॉस्फाइड, या तो कॉपर फॉस्फाइड बोल सकते हो, एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ भी ये फॉस्फाइड देता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। बहुत आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ एक्सचेंज किया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ चला गया और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आ गया, तो एक्सचेंज ऑफर की, बस और कुछ नहीं है। यहां पर कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉस्फिन के साथ रिएक्शन करके उसके रिलेटेड फॉस्फाइड एंड एसिड मिलते हैं। pH3 is a weak base like ammonia and gives phosphonium compound with the acid। कहने का मतलब है कि अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थियरी, इसे हम लुईस बेस बोलते हैं। लुईस एसिड बेस प्रिंसिपल में जिसके पास लोन पेयर है वो डोनेट करके लुईस बेस बन सकता है। तो यदि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो एग्जैक्टली लाइक फॉस्फोरस, ये फॉस्फोनियम भी या फॉस्फिन जो है उसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर ये H प्लस ले लेगा, pH3 में से बनेगा pH4 प्लस Br-। तो फॉस्फोनियम ब्रोमाइड आयन मिला, इसमें pH3 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया तो ये बन गया आपका लुईस बेस। क्या बन गया? लुईस बेस बन गया। बात समझ आ रही है? तो लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है, बहुत आसान सी बात हो गई है। अब है यूजेस। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ pH3 इज यूज्ड इन अ हॉल्म सिग्नल। देखो, फॉस्फिन जो है उसका स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है, तुरंत कंबशन हो सकता है, और इसलिए इसका यूज हम लोग हॉल्म सिग्नल में करते हैं। हॉल्म सिग्नल कहाँ यूज होती है? तो बड़े बड़े जहाज में यूज होती है। हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा जहाज समुद्र के अंदर जा रहा है और वहां पर कोई सिग्नल नेटवर्क तो आता नहीं है, तो यदि हेल्प की जरूरत है तो हॉल्म सिग्नल वहां पर यूजफुल होती है। क्या करते हैं? उसमें बहुत सारे कंटेनर होते हैं छोटे छोटे, उस कंटेनर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, देख रहे हो, वाटर के साथ क्या देता है? फॉस्फिन। तो कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड होता है कंटेनर के अंदर, उसे होल करो, होल करने के बाद उसे उठा के डाल दो समुद्र के अंदर।
यदि जहाज बिगड़ गया है वहां पर, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको सिंपल कंटेनर के अंदर होल करके पानी में डालना है। जैसे पानी के कांटेक्ट में कैल्शियम फॉस्फाइड आएगा, क्या बनाएगा, फॉस्फिन बनाएगा। फॉस्फिन का एयर की प्रेजेंस में कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, एंड बहुत ऊपर की तरफ उछलता है, वो बहुत हाइट पे जाता है, और वहां पर जैसे हम लोग आतिशबाजी करते हैं ना, ऐसे ही वहां पर हमको एक एक्सप्लोड देखने को मिलता है। और किनारे के ऊपर जो भी लोग हैं उनके, वो देखते हैं, उनको समझ आता है कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज ऑल अबाउट द होल्म सिग्नल। कंटेनर कंटेन कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड, इसमें होल करके पानी में डालना पड़ता है, फॉस्फिन बनता है, जिसका स्पॉन्टेनियस कंबशन होने की वजह से वहां पर हमको एक सिग्नल की तरह वो काम कर जाता है। एंड देन आफ्टर लास्ट वन इज अ स्मोक स्क्रीन की तरह इसका यूज किया जाता है। अभी स्मोक स्क्रीन क्या है, कोई स्क्रीन नहीं है जिसके ऊपर फिल्म देखनी है। स्मोक स्क्रीन वो है जब दो हम बोल सकते हैं ऐसे कि सोल्जर के बीच में, डिफरेंट कंट्री के सोल्जर के बीच में यदि वॉर चल रहा है, तो उस केस में सोल्जर अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता है, एक स्टोन के पीछे छुपा हुआ है मान के चलो, उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो एक स्क्रीन बनाना चाहेगा कि सामने वाला जो दुश्मन है वो उसे देख ना पाए और वो दूसरी जगह छुप जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्मोक स्क्रीन बनानी पड़ेगी जो पॉइजनस भी होनी चाहिए, वो सोल्जर इसमें से पास भी नहीं होना चाहिए, एंड बाय द वे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉस्फिन का यूज करें एज अ स्मोक स्क्रीन, फॉस्फिन का यूज करें तो कोई सोल्जर उसमें से पास भी नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ हाईली पॉइजनस, एंड उसे दिखेगा भी नहीं वो सोल्जर की वो सोल्जर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। समझ में आया बेटा? तो सोल्जर अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकता है बाय यूजिंग दी और बाय क्रिएटिंग द स्मोक स्क्रीन। अंडरस्टूड? तो इट इज अबाउट द फॉस्फिन। बहुत आसान सी बात है, याद रखना, ये पॉइंट मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लोड होता है when it contact with the HNO3 क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड फॉस्फिन डिकम्पोज हो जाता है, एक्वाइज सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फिन डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड इट कन्वर्ट इनटू रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन। ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है, जैसे अमोनिया काम करता है, तो जरा ध्यान रखना। इसके बाद और एक लेक्चर रहेगा और आपका ग्रुप नंबर 15 खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसे याद कर लोगे। इतना ज्यादा कुछ समझना है नहीं इसमें, जो भी है याद करना है आपको। तो इनऑर्गेनिक में तो ये पॉइंट टीचर की तरफ से थोड़ा काम कम रहता है, बट स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।